नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने वैक्सीन, ऑक्सीजन सप्लाई और मेडिकल सुविधाओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार विज्ञापन पर तो करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन कोरोना महामारी से निपटने में उनकी कोई कोशिश नजर नहीं आ रही है। सिर्फ और सिर्फ जुबानी बातें करते हैं। पिछले 7 सालों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला। यहां तक कि महामारी से निपटने को लेकर केजरीवाल केवल राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में वैक्सीन की रफ्तार भी बहुत धीमी है और दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन को वोट बटोरने की मशीन बना दिया है। इसमें आप केंद्र की राजनीति को, केंद्र की सरकार को मत घसीटिए। इसमें अगर किसी का दोष है तो ये राज्यों का है। राज्यों से सवाल पूछिए। देखिए, एक तरह यहां आज एक सेंट्रल फिगर, एक हीरो जिसने इस लड़ाई को लड़ा है, वो मानते हैं कि केंद्र का क्या रोल रहा है। और दूसरी तरफ मित्रों, आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप टीवी ऑन करिए तो अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से लगातार टीवी में रहते हैं, जिस प्रकार से लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपके सामने करने का बिल्कुल हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की यहां तू अच्छा है, मैं अच्छा हूं, इस प्रकार की राजनीति हो, तू मैं की राजनीति हम नहीं चाहते। मगर हर दिन अगर देश को, दिल्ली को भ्रमित किया जाएगा तो स्वाभाविक है, वी विल ऑल्सो कम अप विथ फैक्ट्स। हम भी सच्चाई को रखेंगे। हम भी पूछेंगे, अरविंद केजरीवाल जी, आप वैक्सीन के विषय में 26 तारीख को, आज से कुछ दिनों पहले 26 अप्रैल 2021 को, मैं वो वीडियो भी अंत में दिखाऊंगा आपको, अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था। अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने वाले हैं। ये मंजूरी हो गई है, दिल्ली सरकार ने ये मंजूरी दे दी है और चारों तरफ वाहवाही शुरू हो जाती है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी कितने प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं। समय रहते उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। 1 करोड़, और कोई छोटा मोटा नहीं, 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया है। लगभग 1400 करोड़ का है ये 1,34,00,000 वैक्सीन। इसका ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है और यथाशीघ्र ये वैक्सीन आ जाए। और आज वो कह रहे हैं हमारे पास, सिसोदिया जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया है। और मैं आज डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जो दिखाना चाहता हूं कितना ऑर्डर टोटल प्लेस किया है दिल्ली सरकार ने, अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल, जो भारत सरकार जो देती है मुफ्त में, उसके बाहर कुल मिलाकर के 5.5 लाख, 4 लाख कोविशील्ड और 1,50,000, 1.5 लाख कोवैक्सीन, कुल मिलाकर के 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी ने प्लेस किया है। सोचिए, 5.5 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस करते हैं और टीवी में आकर ऐसे एकदम भोला मासूम चेहरा बना करके कि 1,34,00,000 हमने पारित कर दिया है जी, हम आपको दे देंगे, घर घर जाके वैक्सीन दे देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति अच्छी बात नहीं है। हकीकत रखिए आप जनता के साथ। अब देखिए वैक्सीन की स्थिति में दिल्ली को किस प्रकार से भ्रमित किया गया, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जब पहला फेज और दूसरा फेज खुला, जिसमें पहले फेज में जो हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलना था वैक्सीन, और बाकी बाद के फेज में किस प्रकार से 60 साल के और कोमॉर्बिड और 45 साल से ऊपर के, उसमें जो हेल्थ केयर वर्कर थे उनका जो फर्स्ट डोज कवरेज था वो मात्र 77.67% दिल्ली में ये डोज दिया गया था। हेल्थ केयर वर्कर सेकेंड डोज कवरेज, आपको जान के बड़ा कष्ट होगा, तकलीफ होगा कि ओनली 53%, केवल लगभग 50% लोगों को ही दिया गया। क्यों? उस समय रोज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, लोगों को बाहर निकालना था, उस समय रोज कहना था कि प्लीज गेट वैक्सीनेटेड। उस समय आपने कहा भी नहीं, और केवल 53% लोगों को, जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनको सेकेंड डोज। तो केवल केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है दिल्ली में वैक्सीन खत्म हो गई है। ये कहा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन की वैक्सीन बची हुई है, उसके बाद बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से कहा यह जाता है कि केजरीवाल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। उन्होंने अभी तक
एक भी अस्पताल पिछले 7 सालों में नहीं खोला है। दिल्ली की जनता का ख्याल बिल्कुल नहीं रख रहे हैं। वोट बैंक की मशीन बताया जा रहा है। वैक्सीन को कई ऐसे आरोप हैं जो कि लगातार लगाए जा रहे हैं। वोट बटोरने की मशीन, ऑक्सीजन को भी बताया जा रहा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने वैक्सीन, ऑक्सीजन सप्लाई और मेडिकल सुविधाओं पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। संबित पात्रा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकार विज्ञापन पर तो करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन कोरोना महामारी से निपटने में उनकी कोशिश केवल जुबानी ही है। पिछले 7 सालों में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक भी हॉस्पिटल नहीं खोला है। यहां तक कि महामारी से निपटने को लेकर केजरीवाल केवल राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में वैक्सीन की रफ्तार बहुत धीमी है और दिल्ली सरकार ने वैक्सीन को साथ में ऑक्सीजन को वोट बटोरने की मशीन बता दिया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने बड़ा आरोप लगाया है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में पूरी तरीके से ठनी हुई है। दिल्ली में जैसे हालात इस समय हैं, ऑक्सीजन की किल्लत भी वहां पर है। राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में इस समय ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि बार बार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ 1 या 2 दिन की ऑक्सीजन बची हुई है। राजीव, आवाज सुन पा रहे मेरी? जी राजीव, लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ 1 या फिर 2 दिन की ऑक्सीजन दिल्ली में बची हुई है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है इसके बाद। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार कर रही है कि वैक्सीन के लिए भी कहा जाता है और अब ऑक्सीजन के लिए दोबारा से कहा जा रहा है कि 2 दिनों की ऑक्सीजन बची हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक पूरी वैक्सीन ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। मगर जिस तरीके से लगातार अस्पतालों के अंदर हालात बिगड़े हुए थे, उसको सुधारने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि वैक्सीन जो है और ऑक्सीजन जो उपलब्ध हो पाएगी। मगर जिस तरीके से लगातार कोशिश की जा रही थी, उसके अंदर अब दोबारा से कमी आती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं फिर राजनीति शुरू होती नजर आ रही है। जी, ऑक्सीजन को लेकर लगातार राजनीति और बीजेपी का कहना है, केंद्र सरकार का कहना है कि ऑक्सीजन को वोट बटोरने की मशीन केजरीवाल सरकार ने बना दिया है। राजनीति तो कहीं ना कहीं है, राज्य सरकार की तरफ से भी देखने को मिल रहा है। कुछ ना कुछ तो घोटाला अंदर की तरफ हो रहा है। ना तो ऑक्सीजन ठीक से अस्पतालों को मिल पा रही है और वैक्सीन भी खत्म हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझ नहीं होगी, जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में राजनीति हो रही है, राजनीति के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है केंद्र सरकार का आरोप लगाती है कि ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है, वैक्सीन नहीं दी जा रही है, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कहती है कि हम लोग दे रहे हैं और दिल्ली सरकार उससे घोटाला कर रही है, उसका कहीं ना कहीं मिसयूज कर रही है और वो अस्पतालों तक नहीं जा रही है, मरीजों तक नहीं जा रही है। मगर जिस तरीके से कल भी कहा गया कि संबित पात्रा के द्वारा दिल्ली सरकार जो है वो वोट बैंक की राजनीति कर रही है, सिर्फ जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रॉपर मात्रा के अंदर ऑक्सीजन दी जा रही है। मगर दिल्ली के अंदर सिर्फ एक बार यानी कि 730 मैट्रिक टन एक बार ऑक्सीजन दी गई थी। उसके अलावा दोबारा से 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन है वो नहीं दी गई है। मगर लगातार कहीं ना कहीं कोशिश जरूर की जा रही थी, मगर अभी भी कहीं ना कहीं तालमेल नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार के बीच में और ना ही दिल्ली सरकार के बीच में। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो राजधानी लाइव की दूसरी खबर आपको बताते हैं। कोरोना की पहली लहर की तरह दूसरी लहर में भी मदद के हाथ बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि न सिर्फ जरूरतों की मदद की जा रही है बल्कि बेहतर सिचुएशन के लिए भी मदद की जा रही है। एक ऐसा एनजीओ जो कि लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करता है, जो शव सरकारी अस्पतालों में ऐसे ही पड़े रहते हैं। एक एनजीओ 1 मई से लेकर अब तक तकरीबन 35 शवों का अंतिम संस्कार कर चुका है। ये पूरा मामला मुंबई का है। पूर्व पत्रकार इकबाल द्वारा स्थापित ममदानी हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट ने जस्ट स्माइल फाउंडेशन के सदस्यों के साथ मालवानी मुस्लिम कब्रिस्तान में 2 मुस्लिम डेड बॉडी और 5 हिंदू डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया है। पिछले साल इस एनजीओ ने तकरीबन 1300 शवों का अंतिम संस्कार किया। पत्रकार इकबाल ममदानी ने कहा कि पिछले साल हमने देखा कि एक समय में लड़ाई 250 से ज्यादा लावारिस शव अस्पताल में पड़े थे, जो वहां पर महामारी का खतरा बढ़ा रहे थे। इस सिचुएशन पर हमने अपने सदस्यों के साथ में चर्चा की और साथ ही साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ भी चर्चा की गई। और पुलिस अधिकारियों ने जब परमिशन दे दी तब से लेकर आज तक हम ये काम करते आ रहे हैं। फाउंडेशन के सदस्यों का कहना है कि ये काम एक महान काम है और हमें खुशी होती है कि हमारा एनजीओ इसके लिए ममदानी के एनजीओ के साथ सहयोग कर रहा है। और अब हम लोग ममदानी हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट MHET के नाम से जो जाना जा रहा है लास्ट 1-1.5 साल से, जिन्होंने करीब अभी तक 1300 बॉडियाँ अनक्लेम्ड अनआइडेंटिफाइड जो बॉडीज़ होती है, लावारिस लाशें जिसको हम बोलते हैं, उनको जो जलाई है, उनके साथ में अभी हम लोग जुड़े हुए 1 हफ्ते से। हमारे कुछ मित्र हैं, बसंत रसीवसिया जी, आनंद मिश्रा जी, उनके साथ में जुड़े हुए हैं। और आज हम पहली बार यहाँ पे मालवनी शमशान भूमि में आए हैं, जहाँ पे हम लोगों ने 5 लावारिस लाशें जलाई और हमको पता चल रहा है कि लोग सच में, जहाँ पे लोग इतना खाना खिला रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं और इतने सब दवाइयों के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन बॉडी रखने की भी आज की डेट में जगह नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में देखेंगे या प्राइवेट हॉस्पिटलों में अनआइडेंटिफाइड लाशों की लिस्ट कम से कम 400 से ऊपर आज बॉम्बे में होगी, जो अभी तक हमारा अनुमानित आंकड़ा है। हम चाहते हैं कि भाई आप लोग आगे चाहे और ये सारी चीज़ों पे भी ध्यान दें कि जितनी बॉडियाँ वहाँ से निकलेगी उतना अपने पास में जगह भी होगी लोगों के लिए, बेड के लिए, स्ट्रेचर्स के लिए, और ये चीज़ों भी अपने वातावरण के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होगी, क्योंकि वो जो बॉडी है वो सारी डिकम्पोज हो रही है। जब हम लोग बॉडी लाते हैं, जब हमारे भाई यहाँ से बॉडी लेके आते हैं, तो जब वो गाड़ी से बॉडी निकलती है तो हमको पता चलता है कि उसके अंदर में कितनी बास आ रही है या कितना वो ओडर फैल रहा है। तो ये भी अपने वातावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए बुरा है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आपके आसपास में कोई भी अगर लावारिस लाश हो तो आप हमारे ट्रस्ट को कांटेक्ट करें। भले आप नहीं कर सकते, हमारे आएंगे वॉलंटियर्स आगे और वो आपके वहाँ से वो लाश उठा के या आपके हॉस्पिटल से लाश उठा के उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, कुछ चीज़ें नहीं देखी जाती। हम लोग सारी की सारी बॉडियों का हम लोग अंतिम संस्कार करने के बार से ही हमने कोविड का काम शुरू किया था, हमने और हमारी टीम ने। अभी भी वो टीम जो है लगातार काम कर रही थी। बीच के अंदर जो कोविड की कुछ महामारी का जो दौर था, उस टाइम जो कमी आई थी, उस वक्त जो मुंबई और उसके आसपास से रिलेटेड जो लावारिस बॉडीज़ होती है, जो अननोन बॉडीज़ होती है, जिसके क्लेमर्स नहीं होते, उसका हमने अंतिम संस्कार किया, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो। हमारी टीम ने मिलकर के वो काम किया है लगातार। पिछले कुछ महीनों से हम वही काम करते हैं। आज भी आप देख रहे हैं कि तकरीबन 7 बॉडीज़ अननोन जो है हम इसके अंतिम संस्कार के लिए लेके आए थे, जिसके अंदर 5 जो है वो नॉन मुस्लिम बॉडीज़ है और 2 मुस्लिम बॉडीज़ है। इसका हमने अंतिम संस्कार कराया। हमारी टीम के अंदर अब जो है लोग जुड़ना शुरू हो गए। इस बार जो है हमारे साथ में कुछ मुस्लिम्स के साथ में काफ़ी हमारे हिंदू भाई भी जुड़े हैं, कुछ संस्था के लोग जुड़े हैं। साथ ही साथ जो पत्रकारों विकास के लिए काम करने वाली जो टीम है, पत्रकार विकास संघ, वो भी हमारे साथ में जुड़ करके लगातार काम कर रही है। तो हमारे लिए एक सहयोग की बात है कि जो मुस्लिम लड़के हैं वो लगातार बॉडीज़ को लाना और अंतिम संस्कार के लिए उसके जो स्थान है वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो उसके बाद जब विधि की बात होती है तो जो हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे हिंदू भाई है वो उस विधि को पूरा करते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इस आपदा के दौर के अंदर हमारी टीम हमारे राज्य के लिए, हमारे शहर के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। गुरु तेग
ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਡੋਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਾਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हक की बात दोपहर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो मुंबई में एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि लगातार कोरोना शवों का अंतिम संस्कार कर रहा है, जो कि एक महान कार्य सच में है, क्योंकि इस समय वैक्सीन भी दी जा रही है, ऑक्सीजन भी दी जा रही है, लेकिन उनका अंतिम संस्कार कैसे करना है, जिन लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता हमारे साथ इस समय मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, ये जस्ट स्माइल फाउंडेशन एक सच में महान काम है, क्योंकि वैक्सीन लगातार लोगों को दी जा रही है, लोगों की मदद तो की जा रही है, और जो माइग्रेंट्स हैं वो भी जा रहे हैं, उनकी मदद भी लोग कर रहे हैं, लेकिन जिनकी मौत हो रही है उनका अंतिम संस्कार करना बहुत बड़ा काम अपने आप में। जी देखिए, जिस तरह से पिछले फेज में लगातार कोरोना की रफ्तार थी, ठीक उसी तरह से मुंबई के में दूसरे फेज में भी लगातार जो मौत का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। लिहाजा स्थिति ऐसी थी कि मृतक के परिवार वाले कभी कभी मिलना भी नहीं चाहते थे, कभी कभी मृतक की जो है शिनाख्त भी नहीं हो पाती थी कि आखिर कौन है, तो उसको लावारिस गृह में यानी कि हॉस्पिटल में रख दिया जाता था। लेकिन काफी समय होने के बाद महामारी की जो आशंका बढ़ती थी, इसको लेकर एनजीओ स्माइल फाउंडेशन और ममदानी एजुकेशन एंड ट्रस्ट ने मिलकर एक महान काम करते हुए अब तक करीब 1300 लावारिस शवों को जो है अंतिम संस्कार किया है। हालांकि ये धर्म को नहीं मानते हुए हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों को लेकर एक साथ चल रहे थे। दोनों की जो है डेड बॉडियों को जो है अंतिम संस्कार में पूरी तरह से सहयोग किए। जिन विधि से करना चाहिए उन विधि से, अगर हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म विधि से अंतिम संस्कार किया जा रहा है, और मुस्लिम है तो मुस्लिम जो है धर्म विधि से किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जब कोई शख्स जो है कोरोना महामारी के डर से डेड बॉडी को छूता नहीं था, ऐसे समय में भी ये दोनों एनजीओ संस्थाएं लगातार जो है इस तरह की नेक काम करती हुई नजर आ रही। इस काम के लिए इन्होंने कैसे इनको इजाजत मिली, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के साथ में मीटिंग हुई थी, उसके बाद इस काम को करना शुरू किया गया। क्या इनको इजाजत लेनी पड़ी पुलिस प्रशासन से या फिर सरकार की तरफ से, उसके बाद इसकी शुरुआत की? जाहिर तौर पर देखिए, मामला जब कोरोना से संबंधित होता है तो या तो बीएमसी या तो मुंबई पुलिस से परमिशन लेना बेहद जरूरी होता है। खासकर लावारिस लाशों को जलाना, यानी कि महामारी फैलने के डर भी रहती है, और लगातार गाइडलाइन भी जारी है कि कोरोना काल के दौरान जो कोरोना से मृत शरीर है उसके आसपास भी आप जा नहीं सकते। ऐसे समय में उनका अंतिम संस्कार करना एक बड़ी चुनौती, उसको मानते हुए ममदानी एजुकेशन ट्रस्ट और स्माइल फाउंडेशन ने मिलकर मुंबई पुलिस के साथ मीटिंग की और पूरी वारदात के बारे में जानकारी दी कि किस तरह से डेड बॉडी अगर हॉस्पिटल में रखी रहेगी तो महामारी और बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में उसका अंतिम संस्कार कर देना ही उचित होगा। उसके लेकर मुंबई पुलिस ने भी अपनी हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद से लगातार चाहे वो योगेश्वरी की शमशान भूमि की बात करें या फिर मुंबई के मालवनी शमशान भूमि या फिर कब्रिस्तान की बात करें, वहाँ पे दोनों एनजीओ ने मिलकर लगातार जो है एक दूसरे के साथ मिलकर अंतिम संस्कार का प्रक्रिया शुरू की। माना जा रहा है कि अब तक जो आंकड़े हैं 1300 के आसपास आंकड़े हो गए, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समाहित हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो कि लोगों के लिए काम कर रही है, और ये फाउंडेशन
बल्कि उन लोगों के लिए काम कर रही है जो कि मर चुके हैं। उनका अंतिम संस्कार कैसे होता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ जिनकी मौत हो जाती है, उनके परिवार वाले भी उनके पास नहीं जाना चाहते। ये फाउंडेशन ऐसी है जिसके सदस्य उन लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। राजधानी लाइव में तीसरी खबर आपको बताते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब सरकार द्वारा गठित नई SIT के अधिकारियों ने विजिलेंस भवन SAS नगर में पहली बार मीटिंग की, जिसमें कोटकपुरा की घटनाओं की गहराई से जांच करने के तरीके के बारे में विचार विमर्श किया। इससे पहले SIT इस संबंधी पुलिस और कानून विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ में अलग अलग मीटिंग भी कर चुकी है और इस मामले में संबंधित उचित सबूत और जानकारी जो कि पहले पेश ना की जा सकी हो, इकट्ठी करने और अन्य कोई भी सुझाव मिलने के उद्देश्य से SIT ने एक ईमेल और एक WhatsApp नंबर जारी किया है, जिससे इस संबंधी जानकारी देने का कोई भी इच्छुक व्यक्ति कोई भी विशेष विवरण या दस्तावेज पेश कर सके और मामले की प्रभावशाली ढंग से निष्पक्ष जांच की जा सके। तो SIT द्वारा कोटकपुरा मामले में जांच का यह पूरा मामला है, जिसके लिए एक नंबर जारी किया गया है और मीटिंग की गई। जगतार सिंह बुल्लर सहयोगी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगतार जी, SIT द्वारा कोटकपुरा मामले की जो जांच है, अब उसके लिए WhatsApp नंबर जारी किया गया है और एक ईमेल ID, क्या है पूरा मामला? निश्चित तौर पे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो पहले SIT बनी थी उसको खारिज कर दिया गया था, उसकी रिपोर्ट भी रद्द कर दी थी। ऐसे में हाई कोर्ट ने बोला था कि 6 महीने में जांच सरकार दोबारा सौंप सकती है। तो अब जो नई SIT बनी है ADGP LK यादव के नेतृत्व में, उन्होंने कल पहली मीटिंग की है। इसमें 3 अभी जांच अधिकारी SIT में, जिसमें LK यादव जो ADGP रैंक के अधिकारी हैं, राकेश अग्रवाल वो जो IG रैंक के अधिकारी, और एक सरजीत सिंह वो DIG रैंक के अधिकारी। और कल तीनों की मामले में मीटिंग थी और जो बगाड़ी और जो समेत जो पंजाब में अलग अलग जगह पर गुरु साहब जी की बेदबी की घटनाओं को लेकर, कोटकपुरा गोलीकांड को लेकर ये जो कमेटी है ये जांच करेगी। और अब इनकी तरफ से एक अपना WhatsApp नंबर और जो ईमेल ID है वो भी जनतक की है कि जिसके पास भी कोई ऐसे सबूत है वो जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उनको भेज सकते हैं। अगर हम WhatsApp नंबर की बात करें तो ये 98,759 और 83,237 ये WhatsApp नंबर जारी किया। और इसके अलावा न्यूज 6 कोटकपुरा केस 0gmail.com, ये ऐसे नंबर इनकी ईमेल ID और WhatsApp नंबर जारी किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो SIT द्वारा कोटकपुरा मामले की जांच में अब तेजी के लिए नंबर जारी किया गया है, ईमेल ID जारी की गई है, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ में मीटिंग हुई ताकि सबूत जुटाने के लिए ईमेल और WhatsApp नंबर जारी किया गया है। किसी को भी अगर कोई सबूत मिलता है तो WhatsApp कर सकता है या फिर ईमेल कर सकता है, ताकि इस मामले में जो जाँच है वो और ज़्यादा निष्पक्ष हो सके, इस मामले की जो जाँच है उसमें और ज़्यादा तेजी लाई जा सके। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार द्वारा गठित नई SIT के अधिकारियों ने विजिलेंस भवन SAS नगर में पहली मीटिंग की, जिसमें ये पूरी मीटिंग जो हुई, चर्चा इस पूरे मामले पर हुई, जिसमें कोटकपुरा की घटनाओं की गहराई से जांच कैसे हो, किस तरीके से करनी चाहिए, क्या ईमेल ID होनी चाहिए और क्या उसका नंबर होना चाहिए। और ये जो WhatsApp नंबर है इस पर सिर्फ मैसेज किया जा सकता है, कॉलिंग नहीं हो सकती है। गहराई से जांच करने के तरीके के बारे में विचार विमर्श किया गया। उसमें कई अधिकारी मौजूद थे, कई अधिकारी SIT के भी थे, ताकि जाँच को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, कुछ तेजी पूरी जांच में लाई जा सके। इससे पहले SIT इस संबंध में पुलिस और कानूनी विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अलग अलग तरीके से मीटिंग कर चुकी है और इस मामले में संबंधित उचित सबूत और जानकारी जो कि पहले पेश ना की गई हो, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, उसके सबूत कैसे इकट्ठा किए जाएंगे, इस बारे में भी विचार विमर्श किया गया, जिसके चलते ये नंबर जारी किया गया है। और इस संबंधी जानकारी देने का कोई भी इच्छुक व्यक्ति कोई भी विशेष विवरण या फिर दस्तावेज पेश कर सके और मामले की प्रभावशाली ढंग से जांच की जा सके। और राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।